अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बतला रहे थे टेस्ट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के लिए जिस भाग में, जैसे अभी बतलाए यहाँ पर किसी को टॉन्सिल हो गया है, बढ़ गया है, तो अब डॉक्टर फूल गया तो ट्यूमर तो है, तो बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी होगा। तो डॉक्टर क्या करेगा, इंजेक्शन से इसको फ्लूइड खींच लेगा और उसको टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। अब टेस्ट में उसका सेल है, सेल में अगर न्यूक्लियस उसका बड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी कम है, मिलेनिन पिगमेंट ज्यादा है, ये सब किसका पहचान है, कैंसर सेल का। तो वहां से रेफर होके आ जाएगा कि मैलिग्नेंट है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो कह देगा नॉर्मल सेल्स है। ऐसे टेस्ट को क्या कहते हैं, बायोप्सी। आजकल प्राय डॉक्टर कुछ भी हुआ तुरंत बायोप्सी के लिए भेज देता। बायोप्सी समझ गए। बायोप्सी में क्या हुआ, सस्पेक्टेड जो टिश्यू, जो ट्यूमर्स हैं, उसको कुछ पार्ट को लेकर के उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, बायोप्सी। दूसरा, नॉर्मल एक्सरे का भी यूज करके कैंसर का पता लगता है। सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड से भी, सीटी स्कैन या इसको CAT स्कैन भी कहते हैं, तुम लोग पढ़े हो गए। CT मीन्स कंप्यूटराइज टोमोग्राफी या CAT का कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, राइट। दूसरा, MRI टेस्ट, MRI टेस्ट, मैग्नेटिक रिजोनेंस। इसमें क्या है, वो सेल का पैथोलॉजिकल स्टडी का भी पता चल जाता है कि उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में तो गड़बड़ नहीं है। तो ये सब क्या हो गया, कैंसर सेल का टेस्ट। नेक्स्ट, फीमेल्स के में अगर वेजाइनल कैंसर है, उसके लिए जो टेस्ट होते हैं उसको कहते हैं पैप टेस्ट, पैप टेस्ट फॉर वेजाइनल कैंसर। राइट। अब ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो देखो, कैंसर का 3 तरह से इलाज चलता है और इसके ट्रीटमेंट को थेरापी कहते हैं। थेरापी मीन्स ट्रीटमेंट। अब अगर कहीं कैंसर हो गया है, ट्यूमर है, तो उसमें गामा रेज उस पर डाला जाता है, जिसको क्या कहते हो, रेडिएशन देना, और इसको क्या कहोगे, रेडियोथेरेपी। तो पहला हो गया रेडिएशन, यानी क्या हो गया, गामा रेज से। अब लेकिन ये सब का इम्पैक्ट क्या है, रेडिएशन यहाँ के सेल्स को, डिवीजन को रोकेगा, लेकिन अगल बगल के भी जो नॉर्मल सेल हैं उसका भी डिवीजन क्या होगा, रुक जाता है। इसीलिए रेडिएशन के बाद देखते होगे कि केस जो है वो पूरा का पूरा झड़ जाता है। ये हो गया रेडिएशन। दूसरा, ट्यूमर को अगर काटने लायक है उसको काट के हटा दिया जाता है। बहुत लोग डरते हैं कि नहीं नहीं, अगर कट गया तो कैंसर और ग्रो कर जाएगा। ऐसी बात नहीं है, छोड़ दीजिएगा तब भी ग्रो करेगा। तो डॉक्टर तब भी देख करके अपने हिसाब से, ठीक है, उसको सर्जरी करके हटा देता है। ट्यूमर को सर्जरी करके हटा दिया
और वहां पर क्या है, रेडिएशन भी दे रहा, तो उस ट्यूमर में ग्रो नहीं हुआ। तो इस सर्जरी को क्या कहोगे, ऑन्को सर्जरी। नेक्स्ट, जो मेडिसिन का उपयोग होता है उसको कहते हैं केमोथेरापी। केमोथेरापी समझे? तो केमोथेरापी में मेडिसिन का यूज होता है। दो दवा हैं, एक का नाम है विनक्रिस्टिन, और एक दवा है विनब्लास्टिन। ये दोनों दवा एक पौधा से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है जिसको सदाबहार कहा जाता है। उसका साइंटिफिक नेम है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। उस पौधे, सदाबहार पौधे का साइंटिफिक नेम है कैथेरैंथस रोजियस। कैथेरैंथस रोजियस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैंसर की दवा जो बना इसी प्लांट के एक्सट्रैक्शन से, जिसका नाम क्या है, कैथेरैंथस रोजियस। बोलो समझे इसको? अब यही ट्रीटमेंट एक साथ किया जाता है जरूरत के अनुसार। अगर वैसा कैंसरस ग्रोथ नहीं है तो केवल रेडिएशन ही दे दिया, ज्यादा ट्यूमर नहीं है, सर्जरी नहीं कराया। लेकिन जाते जाते तो लेट हो जाता है, ठीक है, इनिशियल स्टेट में तो लोग जा नहीं पाते हैं। मेटास्टेसिस से पहले अगर ट्रीटमेंट हो गया तो बचने की संभावना बहुत ज्यादा है। मेटास्टेसिस समझे? अगर मान लो स्टमक रीजन में कैंसर है, वहां का सेल, कैंसरस सेल दूसरे जगह नहीं पहुंचा हो, दूसरे जगह किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचेगा, मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस से पहले अगर ट्रीटमेंट होने लगेगा, हो जाता है, तो बचने की संभावना ज्यादा होती है। अब मेटास्टेसिस हो जाएगा, स्टोमक में कैंसर है, अब फिर वो लीवर में जाकर के ट्यूमर बना रहा, तब बचना असंभव हो जाता है। ठीक, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए भी, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। जो कैंसरस सेल्स है वह हमारे इम्यून सिस्टम की भी एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। तो बोलो जब इम्यूनिटी सरपेस होगा तो डिजीज रेसिस्टेंस पावर घट जाएगा। इसीलिए ऐसे कैंसरस रोगी को अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है। अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, इम्यून सिस्टम के एक्टिविटी को प्रमोट करता है। उस अल्फा इंटरफेरॉन का नाम क्या हो गया, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बोलिए समझे इसको? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर क्या हुआ? ड्यू टू कैंसर immune system activity is retarded, so for maintain the activity of immune system, alpha interferon is administered and which is called biological response modifier. लिख दें, cancer retarded the activity of immune system, retarded the activity of cancer, retarded the activity of immune system, so for promoting the
activity of immune system alpha interferon is utilized which is called biological response modifier. Cancer retarded the activity of immune system. So for promoting the activity of immune system, alpha interferon is utilized, which is called biological response modifier. तो अल्फा इंटरफेरॉन को ही क्या कहा गया? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर. आगे क्लास में अलग से अल्फा इंटरफेरॉन्स हम आपको बतलाएंगे ही, राइट, क्या है. अभी तो ये समझे ये क्या है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर. इस तरह से कैंसर टॉपिक कंप्लीट हुआ. और अब डिजीज में एक डिजीज बच गया, वायरस दैट कॉजिंग डिजीज एड्स, वो बच गया है. अभी जस्ट हम आपको वही पढ़ा रहे हैं. एड्स डे तुम लोग जानते होगे, नाम नहीं बोल रहे हैं, हमको लगता है पता भी होगा. इसका पूरा नाम भी आप में से हर स्टूडेंट जान रहे होंगे, हम बोले होंगे, वैसे ही आपके मुख से सबको जरूर निकला होगा. ए फॉर एक्वायर्ड मीन्स प्राप्त करना. आई मीन्स इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम. डी फॉर डेफिशिएंसी. एस फॉर सिंड्रोम. एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. एक्वायर्ड मीन्स प्राप्त किया हुआ, अर्जित. इम्यूनो डिफिशियंसी यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी. सिंड्रोम, देखो सिंड्रोम कोई बीमारी का जब कई लक्षण हो तब वहां हम सिम्टम नहीं लिख करके क्या लिखते हैं? सिंड्रोम. माने बहुत सा बीमारी हो, नंबर ऑफ डिजीज हो, राइट, तब इसे बीमारी को क्या लिखोगे? सिंड्रोम. तो लिख दें सिंड्रोम मीन्स नंबर ऑफ द डिजीज, राइट, दिस इज कॉल्ड सिंड्रोम. बहुत सा लक्षण हो तब उसको
डिजीज नहीं लिख करके क्या लिखते हैं? सिंड्रोम, नंबर ऑफ डिजीज। बहुत सा डिजीज होगा तो लक्षण भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, सिम्टम भी ज्यादा होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंड्रोम। नेक्स्ट, तो यह बीमारी सबसे पहले 1981 में अमेरिका में पाया गया और उस युवक का नाम था डुकास, जिसको यह पहला बीमारी हुआ और इसी के कारण पूरे दुनिया में एड्स फैला। वह, उसका नाम क्या था? डुकास। और भारत में यह बीमारी सबसे पहले 1986 में चेन्नई या क्या कहते हो मद्रास में मिला। तो 1986 इंडिया, चेन्नई, समझ गए? और इस बीमारी से रिलेटेड वायरस, जैसे हम एड्स बोले होंगे, तुम्हारे मन में उस वायरस का नाम आ गया होगा HIV, राइट? तो यह जो HIV वायरस है, उसकी खोज फ्रांस में 1983 में मॉन्टेग्नेरियर एटॉल, वहाँ के जो प्रोफेसर थे और उनके स्टूडेंट थे, उसके द्वारा HIV को देखा गया। तो HIV-1 एंड HIV-2 दो तरह का होता। इसका डिस्कवरर कौन थे? मॉन्टेग्नी। HIV का पूरा फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कब खोज हुआ? इनके द्वारा? मॉन्टेग्नियर एटल। एटल समझते हो कि नहीं? जैसे मान लो तुम लोग हो और हम हैं, तो टीचर और स्टूडेंट के द्वारा जब कुछ खोजा जाएगा तो टीचर का नाम आ गया और एटल कह दिए, जो स्टूडेंट है उसका नाम हो गया। तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? मॉन्टेग्नियर एटल। कहाँ के थे? फ्रांस के। कब? 1983, राइट? तो ये एड्स का जनरल इंट्रोडक्शन समझे। अब हम लोग को जानना है कि HIV वायरस है क्या। स्ट्रक्चर ऑफ HIV, राइट? तो HIV वायरस जो है, इसको रेट्रो वायरस कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया? रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस किसको कहोगे? जिसमें RNA जीनोम्स हो।
राइट। और आरएनए जीनोम्स, तो मान लो टोबैको मोजैक वायरस में भी आरएनए होगा, प्लांट वायरस में आरएनए रहता। लेकिन अगर आरएनए जीनोम्स कवर्ड हो, कैप्सूल से कवर्ड हो, तब इसको क्या कहेंगे? रेट्रोवायरस। तो यहीं लिख दें, इन कैप्सुलेटेड क्या हो गया? इन कैप्सुलेटेड आरएनए जीनोम्स। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रेट्रोवायरस। दूसरा देखो कि आरएनए जीनोम के साथ साथ इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स भी होते हैं। तीसरा, इसमें म्यूटेशन रेट जो है वह कंपैरेटिवली फास्ट होगा। लिख दें, म्यूटेशन रेट कंपैरेटिवली फास्ट। अब हम जो पढ़ाए कि HIV रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस क्यों कहा गया, उसका 3 प्रॉपर्टीज बतलाए। इनकैप्सुलेटेड आरएनए जीनोम्स हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा, और इसका म्यूटेशन रेट भी जो होंगे दूसरे की अपेक्षा क्या होगा? ज्यादा होगा। राइट। रीड। देखो यही है HIV वायरस का स्ट्रक्चर। यहीं पर देखो
HIV में 2 सेम साइज के RNA का सेगमेंट होता, यानी इसमें DNA नहीं पाया जाता, इसमें क्या होता है, RNA। तो 2 similar RNA fragment, 2 similar fragment of RNA, राइट। और अभी बतलाए थे रेट्रो किसको कहोगे, जब RNA इनकैप्सुलेटेड होता है। तो देखो ये दोनों क्या है, कवर से बाउंडेड है। तो यह जो इनर लेयर है जो प्रोटीन का बना होता है, जिसके यूनिट को कैप्सिड कहते हैं, ये बॉटनी में आप पढ़े होंगे कैप्सिड। तो इनर प्रोटीन कोट कैप्सिड, जो इसको इंडिकेट किससे करते हैं, P24 प्रोटीन की यूनिट कैप्सिड, जो किसका बना, P24। 24 जो है इसके मॉलिक्यूलर वेट इन डाल्टन, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इन डाल्टन। अब ये जो है आउटर प्रोटीन कोट कैप्सिड, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, P17 और P18, ठीक है। और देखो सबसे बाहर में लिपिड का 2 लेयर होता है, आउटर मोस्ट बायलेयर लिपिड, आउटर मोस्ट बाय लेयर लिपिड, राइट। और इस लिपिड बायलेयर में देख रहे हो कि नोड जैसा ग्लाइकोप्रोटीन का स्पाइक है। ये क्या है, नोड लाइक ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। Innermost bilayer lipid provided with a number of node-like glycoprotein spikes, जिसको क्या कहा जाता है, GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120। और ये जो डंठल्स है इसमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको पेडिसिल कहते हैं,
तो पेडिसिल इसका GP41 provided with number of node like glycoprotein spike with पेडिसिल GP41 राइट। अब इसी को याद रखो, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है जो क्या है GP100/420 का बना हुआ है। यही GP120 जो मैक्रोफेजेज हैं, ये तो जान रहे हो कि HIV हमारे बॉडी में किस सेल्स को इफेक्ट करता है, टी हेल्पर सेल। संजोग अभी हम आपको लिम्फोसाइट नहीं पढ़ाएं, तब भी तुम लिम्फोसाइट जान रहे होगे। तो यही स्पाइक जो GP120 है वह मैक्रोफेजेज जान रहे हो, जो बैक्टीरिया इत्यादि को नाश करता है, खा जाता है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में CD4 पाया जाता है। उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, CD4। या टी हेल्पर सेल में क्या पाया जाता है, CD4। तो GP120 केवल मैक्रोफेजेज और हेल्पर सेल्स के CD4 से इंटरेक्ट करता है। यही कारण है कि HIV हमारे बॉडी में जब इन करता है तो वो किसी दूसरे सेल में इंटरफेयर नहीं करेगा, दूसरे सेल में इंटर नहीं करेगा। जब भी करेगा तो किस में करेगा, मैक्रोफेजेज में या टी हेल्पर सेल में। क्यों? चूंकि इसका जो GP120 है उसको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी किसके साथ है, CD4 के साथ है। तो GP120 ऑलवेज इंटरैक्ट विथ द CD4 ऑफ मैक्रोफेजेज एंड टी हेल्पर सेल्स, राइट। तो यही लिख दें GP120 नोट करके लिख दो, GP120 of a spike interact with CD4 of macrophages and T हेल्पर सेल। अब कहोगे सर CD4 का अर्थ क्या हुआ, GP तो सब समझा है, CD का अर्थ होता है C फॉर क्लस्टर और D फॉर डिफरेंशिएशन, यानी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन CD4। आप तो समझे कि HIV केवल दो ही सेल में क्यों इन करता, क्योंकि दूसरे जिस सेल्स में CD4 रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर तो समझ रहे हो, रिसेप्टर भी किसका बना होता है, प्रोटीन को। तो जिसमें CD4 प्रोटीन होगा उसी के सेल के साथ ये इंटरैक्ट करेगा, राइट। अब बोलो HIV का स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। HIV में क्या होता है, दो आइडेंटिकल सेगमेंट ऑफ RNA है, जिसमें कौन सा एंजाइम्स है, बोलो। ये एंजाइम्स का नाम क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसके अलावा इसमें कुछ और एंजाइम भी पाया जाता है, जैसे इंटीग्रेज
राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज। आपको बुक में केवल एक ही नाम दिया, एक ही एंजाइम बतलाएगा, कौन कौन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके अलावा इसमें क्या है, इंटीग्रेज और राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम भी पाया जाता है, राइट। अब यह चारों ओर से प्रोटीन के 2 लेयर से बाउंडेड रहता है, जिसको क्या कहते हो, कैप्सिड, इनर कैप्सिड, आउटर कैप्सिड। ये किस यूनिट का बने होते हैं, P24 का, और आउटर किसका बना होता है, P17 या 18 का। इसके बाहर में क्या है, लिपिड का 2 लेयर होता है, जिसमें नोब लाइक ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक और टेल होती हैं। इसी स्पाइक में, नोब में GP120 होता है, जिसके द्वारा यह मैक्रोफेजेज या टी हेल्पर सेल से इंटरैक्ट करता। बोलिए समझ में आया? ये हम स्ट्रक्चर बतला दिए। अब इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ HIV वो बतला रहे हैं। तो हम बतलाने जा रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ HIV। उससे पहले हम जीन ऑफ HIV RNA जीनोम बतला दें, इसके RNA में कौन सा जीन पाया जाता है। लिख दें, जीन ऑफ RNA जीनोम। जो HIV1 है उसमें 8 जीन पाया जाता है, और जो 2 है उसमें 9 जीन पाया जाता है। राइट। तो HIV में ये सब नाम का गैग, पोल, VIF, VPR, टैट, रेव, VPU, इन्वेलप, टैट, रेप, नेप, ये सब नाम का जो है जीन पाया जाता है, राइट। कितना बतला है, HIV में 1 और HIV2 में 9। अगर ये देख रहे होगे इसमें 11 गो जीन आ गया होगा, लेकिन ध्यान से देखना इसमें टोटल जीन जो होगा 9 ही होगा, राइट। क्योंकि ये देखो रिपीट है, राइट। ये 2 बार रिपीट है, टैट और रेव और टैट और रेव। ये टाइप कितना हो गया, 9 जीन ही हुआ। अब आपको उटपटा लग रहा होगा कि कैसे याद रखेंगे। आपको हम, ये तो आपको जरूर याद रह जाएगा, कभी क्वेश्चन आया हुआ है, गेग जीन, पॉल जीन, पाइन फाउंड इन। तो आप और सब भूलिए, लेकिन गैग और पोल तो याद रहेगा। तो HIV में 2 जीन पाए जाते हैं, अगर ठीक है, या कह सकते हो HIV कंटेन्स 2
main important gene. One is called GAG and other is called pol. बोलो अब तो भारी नहीं लगा। HIV के आरएनए में कौन कौन जीन पाया गया बोलिए? गेग और पोल, राइट। आप कहोगे कि ये सर क्यों ऐसा बतलाया? इसको याद रखने के लिए, इसी पोल के द्वारा, ठीक है, इसी पोल के द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का फॉर्मेशन किसमें होता है? HIV में, राइट। तो पोल का काम क्या हो गया? फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, राइट। और गेग जो है ये कोर पार्ट ऑफ द HIV बनाता है। कोर समझ रहे हो? जो आउटर कैप्सिड इनर कैप्सिड प्रोटीन का है, उसको कौन बनाता है? गैग। लिख दें, इट फॉर्म्स कोर पार्ट ऑफ HIV, राइट। तो ये भले हम लिख दिए हैं, चूंकि आरएनए है इसलिए देखो, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होगा, हमेशा 5 प्राइम 3 प्राइम रहता है, तो हम तो जीन सभी लिख दिए, लेकिन आपको याद रखना है कौन कौन चीज। HIV में 2 जीन होते हैं, एक को गैग जीन कहते हैं और दूसरे को पोल जीन कहते हैं। गैग जो है HIV के कोर पार्ट को बनाता है, यानी प्रोटीन लेयर को बनाता है, और पोल जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को बनाता है, राइट। अब नेक्स्ट बतला रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अब देखो, HIV वेजाइनल सेक्रीशन में भी और
सीमेन में पाया जाता है, राइट। अगर मेल पार्टनर एचआईवी से अफेक्टेड होगा तो फीमेल को भी क्या होगा, एचआईवी हो जाएंगे। और फीमेल के वेजाइनल सेक्रीशन में भी एचआईवी रहता है। अगर फीमेल पार्टनर अफेक्टेड है तो सेक्सुअल कांटेक्ट से मेल को भी एचआईवी हो सकता है। तो इसका नाम ही दिया गया है सेक्सुअल कांटेक्ट। इसीलिए कहा गया है कि जो मल्टी सेक्सुअल कांटेक्ट रखता है उसको एड्स होने की संभावना ज्यादा होती है, राइट। सो एब्सटेन फ्रॉम मल्टी कांटेक्ट, राइट। एंड आपको बतलाए भी थे कि कंडोम्स या फेमडोम्स प्रिवेंटेड द ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, सो मस्ट यूज कंडोम्स या फेमडोम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स। समझे? अब दूसरा देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी को एचआईवी एड्स है तो उसके ब्लड में भी क्या होगा, एचआईवी, और वह अपना ब्लड किसी दूसरे को दे देगा तो उसको भी एचआईवी हो जाएगा, उसको भी एड्स हो जाएगा। इसलिए अब वह व्यक्ति जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूज, जिसको ब्लड की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो तो बराबर किसी से ब्लड ले रहा है, तो उसको एचआईवी होने की संभावना ज्यादा है। जैसे बोले जो ज्यादा मल्टी सेक्सुअल कांटेक्ट में रहता है उसको एड्स होने की संभावना ज्यादा है। अब जो बेचारा को ब्लड की कमी है उसको ब्लड लेना पड़ता है बराबर, तो उसको क्या, उसको भी एड्स होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। इसलिए इस कंडीशन में हमेशा ब्लड बैंक से ही ब्लड लेनी चाहिए। अभी आप जस्ट पढ़ोगे ड्रग एडिक्ट्स, बहुत को ड्रग्स की आदत पड़ जाती है लेने की, और अपने आप इंजेक्शन से वेन में ड्रग्स ले लेता है। अब किसी को एड्स है तो वह जो इंजेक्शन लिया और उसी को यूज अगर दूसरे को भी करा दिया और उसको भी इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स दे दिया तो उसको भी क्या है, एड्स हो जाएगा। तो जो ड्रग एडिक्ट्स ज्यादा है उसको एड्स होने की संभावना ज्यादा होगी। इसलिए हमेशा डिस्पोजेबल निडिल का भी उपयोग, निडिल का ही उपयोग करनी चाहिए, राइट। तो किसको किसको बतला, एड्स ऐसे किसी को भी हो सकता, लेकिन ज्यादा संभावना किसको है, जो मल्टी पार्टनर फॉर सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोर, और जो एडिक्ट्स है इंट्रावेनस ड्रग एडिक्ट्स है, जो इंट्रावेनस इंजेक्शन लेता है उसको भी एड्स होने की संभावना ज्यादा। यहाँ देखो मिल्क, मदर मिल्क से भी एचआईवी का ट्रांसमिशन हो सकता है, या अगर मदर इफेक्टेड है और उस समय प्रेगनेंसी पीरियड में है तो प्लासेंटा के द्वारा भी एचआईवी क्या होगा, उसके बेबी में, इन्फेंट में ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी बच्चे को भी क्या एचआईवी हो सकता है, राइट। इस तरह से हम ग्राफ चार्ट से ही समझाए और ये भी जाने कि ज्यादा सस्पेक्टेड क्या है, मल्टी पार्टनर्स फॉर सेक्सुअल कांटेक्ट, मोर नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एडिक्ट्स ऑफ ड्रग्स, एंड प्रेग्नेंट मदर या फीमेल may transmit HIV to its offspring, right। इस तरह से हम ट्रांसमिशन ऑफ HIV बतला दिए। अब नेक्स्ट
इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड जो है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फ्यू मंथ टू मेनी ईयर्स, फ्यू मंथ टू मेनी ईयर्स, फ्यू मंथ टू मेनी ईयर्स, मेनी ईयर्स लगभग कितना 5 to 10 ईयर्स। इंक्यूबेशन कल समझाए भी थे कि HIV के इन्फेक्शन से लेकर के उसके डिजीज को अपीयरेंस होने के बीच के, डिजीज के सिम्टम के अपीयरेंस होने के बीच की ड्यूरेशन को क्या कहते हो, इंक्यूबेशन पीरियड। HIV अगर इन करेगा तो कुछ महीना में ही डिजीज अपीयर हो जाएगा या 10 वर्ष लग सकता, तब उसको डिजीज होगा। समझे इसको? अब नेक्स्ट बतला रहे हैं कि कैसे HIV का इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में होता। इन्फेक्शन तो समझे ही कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये सब के द्वारा HIV में आ गया। अब HIV के बाद ये किसमें इन करेगा, मैक्रोफेजेज में और टी हेल्पर सेल्स में। इन्वेजन ऑफ HIV into macrophages and T helper cell, राइट। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि HIV सबसे पहले किस में जाता है, कि दोनों में साथ साथ जाता है। तो समझो कि HIV जो है सबसे पहले मैक्रोफेज में इन करता है, उसके बाद ही ये टी हेल्पर सेल में जाता, राइट। तो नोट करके लिख दें, HIV फर्स्ट इंटर्स इन मैक्रोफेजेस, HIV फर्स्ट इंटर इट्स मैक्रोफेजेज, और इस मैक्रोफेजेज को अपना हुआ मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री के रूप में यूज करता, राइट। इंटर्स इन मैक्रोफेजेज एंड uses macrophages as its manufacturer industry, अपना बनाने वाला इंडस्ट्री के रूप में यूज करते हैं। यानी मैक्रोफेजेज में एगो HIV आएगा और अनेकों HIV उससे बन करके बाहर आता है। बोलो समझे इसको? और आफ्टर आफ्टर मैक्रोफेजेज देन HIV इंटर्स इनटू टी हेल्पर सेल, राइट। पहले मैक्रोफेज में और तब टी हेल्पर सेल्स में ये जाता। अब है कि कैसे HIV टी हेल्पर सेल्स में जाता। तो एनसीईआरटी में इसका केवल डायग्राम बना दिया है, समझाया नहीं है, वही चीज हम आपको बतला देते हैं।
How does T helper cells, how does, sorry, how does HIV enters into macrophages? How does HIV enters into macrophages? अब सपोज कीजिए कि यह मैक्रोफेजेज सेल्स है, यह मैक्रोफेजेज सेल्स है, तो ये इसका क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। अब यहां पर हम छोटा में बना दें, मान लो ये क्या हो गया? HIV। राइट। अब ये देखो, यही सब इसमें क्या है बोलिए? स्पाइक। अब तुमको अभी बतलाए थे, इसमें बोलो क्या होगा? GP120 और मैक्रोफेज या टी हेल्पर सेल्स में बोलो क्या पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाएगा? CD4। यहां पर क्या है बोलिए? CD4, राइट। तो GP120 और CD4 आपस में क्या करता है? इंटरैक्ट करता है, राइट। तो फर्स्ट काम क्या हुआ? GP120 of HIV and CD4 of macrophages interact, पहला हुआ। अब जैसे GP120 और CD4 इंटरैक्ट करता है, तो मैक्रोफेजेज में एक और रिसेप्टर पाया जाता है जिसका नाम है CCR5। जिसका नाम क्या है? CCR5, राइट। हो गया CCR5। अब तो चूंकि टाइम हो गया है, अब जस्ट हम यहीं से आपको
दूसरे क्लास में बतलाएंगे, राइट।